तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान इतिहास की पिछली क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। आज उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं चौहान साम्राज्य या फिर चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश जिसको कि पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक भट्ट द्वारा लिखी गई, उसमें इस चौहान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है या फिर इसका इसकी जो परिभाषा है वो दे रखी हैं। ये जो चौहान है उसको मूल रूप में चहमान कहते थे। उसके बाद अपभ्रंश होता होता ये चौहान बन गया। चहमान से अर्थ है, च का अर्थ है चाप, चाप का अर्थ होता है धनुष। जो शासक धनुष चलाने चलाने में निपुण हो, हरि की भक्ति करता हो, जो मान व नीति से परिपूर्ण शासक हो, वो ही चौहान शासक कहलाता है। ये परिभाषा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में दी गई। ये पृथ्वीराज विजय लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया। उसके बाद हम चौहान की उत्पत्ति के मत देखते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के मत में सबसे पहले मत आता है अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड का मत जिसका प्रतिपादन चंद्रबरदाई द्वारा किया गया अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। जैसा कि हम पिछली क्लास में गुजर पतियार में पढ़ चुके हैं कि चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया जिसमें कि 4 शासक जातियां उत्पन्न हुई। चौहान, चालुक्य, परमार और गुजर पतियार, ये 4 जातियां उत्पन्न हुई। अग्निकुंड का मत किसने प्रतिपादन किया? तो इसका प्रतिपादन चंद्रबरदाई द्वारा किया गया और इसका जो समर्थन है वो मुणौत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण द्वारा इसका जो समर्थन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट मत आता है सूर्यवंशी मत, जो कि GH ओझा द्वारा दिया गया कि चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। उसके बाद हासी व अश्लेश्वर शिलालेख जो कि सिरोही में मिले, इसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। उसके बाद ब्राह्मण मत और बिजोलिया जो शिलालेख हैं, इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया और इसी ब्राह्मण मत का जो समर्थन करने वाले विद्वान हैं उनमें नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा का, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का और DR भंडारकर का। उसके बाद चौहानों को विदेशी मानने वाले मतों में सबसे पहले मत आता है कर्नल जेम्स टोड का और विलियम कुर्क का। चौहानों को विदेशी जो जाति हैं शक्सीथियंस, उससे कंपेयर किया कर्नल टोड और विलियम कुर्क ने, क्योंकि जो शक्सीथियन जो यूरोपीय जाति हैं उसके और चौहानों के जो कर्मकांड है और सूर्य पूजा और शस्त्र पूजा ये सब समान होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों और शक्सीथियंस को एक ही माना। तो ये हमारे चौहानों के उत्पत्ति के मत पूरे हो गए। अब हम देखते हैं चौहानों के आदिपुरुष और संस्थापक वासुदेव चौहान के बारे में। चौहान वंश की संस्थापना या फिर चौहान वंश की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। जो वासुदेव चौहान थे उन्होंने अपना प्रारंभिक क्षेत्र जंगल प्रदेश के शपालदक्ष को जीतकर अपना शासन स्थापित किया। ये शपालदक्ष कौन सा क्षेत्र है? तो ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है और जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, उसको प्राचीन समय में शपालदक्ष कहते थे। इन्होंने वासुदेव चौहान ने अपनी प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर को बनाई। अहि छत्रपुर जो वर्तमान नागौर है उसको वासुदेव चौहान या फिर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शपालदक्ष के जो चौहान थे उन्होंने अपनी शाखा का विस्तार किया। चौहान वंश की सबसे प्रमुख शाखा जो अजमेर वाली शाखा है उसकी स्थापना अजयराज चौहान द्वारा की गई। उसके बाद अजमेर के चौहानों में ही एक व्यक्ति आता है जिसको हम पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं। उनको तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंदराज, उन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की और रणथंभौर के चौहान वंश से ही कोटा व बूंदी के चौहान वंश निकले, जिन्हें हम हाड़ा चौहानों के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो शपालदक्ष या फिर चौहानों की सेकंड शाखा थी जिनकी स्थापना वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज ने की, जो कि थे नाडोल के चौहान। नाडोल की चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण सिंह ने की और नाडोल के चौहान वंश से ही जालोर के चौहान और सिवाना के चौहान मिले, जिनको हम सोनगरा चौहानों के नाम से जानते हैं। और नाडोल के चौहान वंश से ही सिरोही के चौहान वंश निकले, जिन्हें हम देवड़ा चौहानों के नाम से जानते हैं।
उसके बाद हम चौहानों की वंशावली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वंशावली में नाम आता है वासुदेव चौहान का, जिन्हें हम चौहानों का आदिपुरुष कहते हैं। और इन्हीं वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया। इनको सांबर झील का निर्माता बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। वैसे तो आपको पता होगा, आप जब जियोग्राफी पढ़ते हो तो सांबर झील को एक प्राकृतिक झील के रूप में बताया जाता है, परंतु बिजोलिया शिलालेख में इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा बताया गया है। क्योंकि क्या हुआ, जब वासुदेव चौहान अपनी लाइफ में हार गए थे, उनको युद्ध में पराजय हुई, तो वासुदेव चौहान ने तपस्या की और उनको भगवान ने एक वरदान दिया कि आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने भी ज़मीन अपने पैरों से नापेंगे या फिर अपने जितने भी ज़मीन पर चलेंगे, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो वासुदेव सुबह से शाम तक भूखे प्यासे चले, परंतु भगवान ने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो वो सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने सूर्यास्त होने से पहले अपनी नापी हुई ज़मीन को पीछे मुड़ के देख लिया और वो सारी ज़मीन पर एक नमक की परत छा गई। तो उसी नमक की परत से सांबर झील का निर्माण हुआ, जो कि खारे पानी की झील है। ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है। उसके बाद वासुदेव चौहान के बाद नेक्स्ट शासक हम पढ़ते हैं गुहक प्रथम के बारे में। गुहक प्रथम जो कि नागभट्ट द्वितीय का समन था, और उसके बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया और प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर में है, उसका निर्माण स्टार्ट करवाया। ये जो हर्षनाथ है वो चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चंदन राज, जो कि अपनी पत्नी रुद्राणी और आत्मप्रभा के लिए फेमस है। क्योंकि जो ये रुद्राणी और आत्मप्रभा थी, वो एक योगिक क्रिया में निपुण थी और इस रुद्राणी को एक काल सर्प ने डंक मार दिया था। तो उसी के जहर को उतारने के लिए ये प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक प्रतिदिन जलाती थी। तो इस कारण चंदन राज की पत्नी रुद्राणी फेमस है। ये एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद सिंहराज जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और जो हर्षनाथ मंदिर गुहक प्रथम ने बनाना स्टार्ट किया था, उसको पूर्ण करवाया। उसके बाद आता है विग्रहराज द्वितीय, जिन्होंने मतंगा की उपाधि धारण की, और इन विग्रहराज द्वितीय की जानकारी हमें हर्षनाथ मंदिर के लेख से मिलती है। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया और भड़ोज गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद गोविंद तृतीय आता है, जिन्होंने वेरीगटी नामक उपाधि धारण की, और इस उपाधि का जिक्र कहाँ मिलता है, तो इसका जिक्र पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलता है। वेरीगटी का अर्थ क्या होता है, तो वेरीगटी का अर्थ होता है शत्रु संहारक। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं वाकपति राज, जिन्होंने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किया, और वाकपति राज के ही पुत्र लक्ष्मण सिंह ने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट राजा पृथ्वीराज फर्स्ट, जिनके की मंत्री थे हट्टिड़ मोहिल। उन्होंने जीर्ण माता मंदिर रेवासा सीकर में निर्माण करवाया। जो आशापुरा माता थी वो तो नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी थी, और जो चौहानों की कुल देवी मानते हैं, वो जीर्ण माता मंदिर का निर्माण रेवासा सीकर में पृथ्वीराज फर्स्ट के मंत्री हट्टिड़ मोहिल द्वारा करवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं फेमस राजा अजय राज, जिन्होंने गर्जन मतंगा या फिर गर्जन मतंगा, जिनका अर्थ होता है युद्ध में हाथी के समान, उसकी उपाधि धारण की अजय राज द्वारा। ये अजय राज प्रारंभिक चौहानों के निर्माण काल अजय राज चौहान के काल को मानता है। गोपीराज शर्मा। अजयराज चौहान ने अपने नाम अजय से कई स्थापना की। अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की 1113 ईस्वी में। अजय नाम से अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की, जिन्हें वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर या फिर गढ़बिटली दुर्ग से हम जानते हैं। अजयराज चौहान ने अपने नाम अजय प्रियद्रम से सिक्के निकाले, तांबे और चांदी के सिक्के निकाले, जिन पर किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी और सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया गया है। अजयराज ने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। जो सभी चौहान थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु ये अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाते थे। और पार्श्वनाथ मंदिर के जो जैन मंदिर था, उसके लिए स्वर्णदान अजयराज चौहान द्वारा करवाया गया।
श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म के दो पहलू हैं या फिर जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, उनकी सभा की अध्यक्षता भी अजय राज चौहान द्वारा की गई। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपने अंतिम समय में अर्णोराज जो इनके पुत्र थे उनको शासक बनाकर पुष्कर में सन्यासी के रूप में चले गए और सन्यासी बन गए। परंतु जब तुर्कों का आक्रमण हुआ और अर्णोराज से पार नहीं पड़ी तो उन्होंने अपने पिता अजयराज को बुलाया और अजयराज ने तुर्कों का नरसंहार अजमेर में किया। और उसके बाद क्या हुआ तो उनके लड़ते लड़ते उनका सर कटकर अजमेर में गिर गया और उसी जगह पर पुष्कर में अभी बकरियों वाले बाबा का मंदिर है और उनका शरीर लड़ते लड़ते गुजरात के अंजार तक चला गया। तो इस कारण अजयराज को अंजार का धनी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं अर्णोराज, जिन्हें प्यार से आनाजी के रूप में भी जाना जाता है। अर्णोराज ने तुर्कों के खून से अजमेर को शुद्ध करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया और इसी दौलत बाग का नाम चेंज करके वर्तमान में सुभाष उद्यान कर दिया गया। और इसी आना सागर झील के किनारे शाहजहाँ द्वारा भी 12 दरिया का निर्माण करवाया गया। ये 12 दरियाँ होती क्या हैं तो ये संगमरमर की छतरियाँ होती हैं जिन पे 12 खंभे लगे होते हैं। इसी तरीके से शाहजहाँ ने 5 12 दरियों का निर्माण आना सागर झील के किनारे किया। उसके बाद अर्णोराज ने वराह मंदिर जो पुष्कर में है उसका निर्माण भी करवाया। इनके दरबार में विद्वान थे देवघोष और धर्मघोष और देवबोध। इन्होंने तुर्कों को पराजित किया और मालवा के जो नरवर्मन थे उनको भी पराजित किया। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जयसिंह सिद्धराज जो कि चालुक्य राजा थे गुजरात के, उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। कुमारपाल जो गुजरात के राजा थे चालुक्य राजा, उनसे ये अर्णोराज पराजित हुए। इसका वर्णन प्रबंध कोश जो राजशेखर द्वारा लिखी गई और प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग द्वारा लिखी गई, इन दोनों में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद आनाजी के पुत्र जो थे जगदेव चौहान, उन्होंने अर्णोराज की हत्या कर शासन प्राप्त किया, इसलिए जगदेव चौहान को माना जाता है चौहानों का पितृहंता। अब गुजर प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहते हैं तो गुजर प्रतिहारों के पितृहंता मीर भोज को कहते हैं। उसी प्रकार जो चौहानों वंश के पितृहंता किसे कहते हैं तो चौहानों का पितृहंता जगदेव चौहान को कहते हैं। अब हम वंशावली समझते हैं। अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंपा। अर्णोराज के 3 पुत्र थे, जगदेव चौहान, विग्रहराज चौहान और सोमेश्वर चौहान। अर्णोराज की हत्या कर दी जगदेव चौहान ने शासन किया और उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने जगदेव चौहान की हत्या कर दी और अपने पुत्र अपरांगे को नेक्स्ट शासक बना दिया। उसके बाद जगदेव चौहान के जो पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय, उसने अपरांगे की हत्या कर दी और खुद शासन संभाल लिया। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था तो इसकी मृत्यु के बाद सोमेश्वर चौहान ने अपना शासन संभाल लिया। और उसके बाद क्या हुआ तो सोमेश्वर की हत्या मूलराज द्वितीय द्वारा कर दी गई और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम मूल जो पृथ्वीराज जिसने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया उसके रूप में पढ़ते हैं, तो सोमेश्वर चौहान के बाद पृथ्वीराज तृतीय शासन संभाल लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसलदेव की भी कहते हैं, कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि भी इन्होंने धारण की। और विग्रहराज चतुर्थ के काल को हम चौहानों का स्वर्णकाल मानते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ एक योद्धा के रूप में कैसा था। तो एक योद्धा के रूप में विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया और तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली जिसका तात्कालिक नाम दिल्ली का था उस पर अधिकार कर लिया। जानकारी के स्रोत इस युद्ध के शिवालिक लेख जो दिल्ली में जो शिवालिक लेख हैं उस पर अंकित किया गया है कि हिमालय से विंध्याचल तक बिसलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ का शासन था। तो हिमालय से विंध्याचल, हिमालय जो दिल्ली के ऊपर वाला भाग है वहाँ से लगाकर विंध्याचल जो एमपी वाला भाग है वहाँ तक के क्षेत्र से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा टैक्स वसूला गया। इसकी जानकारी शिवालिक लेख दिल्ली से मिलती है। उसके बाद एक विद्वान के रूप में इन्होंने हरिकेली नाटक का निर्माण करवाया। हरिकेली नाटक की रचना की। इस हरिकेली नाटक की कुछ लाइनें अडाई दीन के झोपड़े की दीवार पर भी लिखी गई हैं और राजा राम मोहन राय का स्मारक जो इंग्लैंड में है उस पर भी इस हरिकेली नाटक की कुछ लाइनें लिखी गई हैं।
एक विद्वान के रूप में एक विद्वान थे किलहॉर्न, जिन्होंने एक विद्वान के रूप में विग्रहराज की तुलना कालिदास और भभूति से की है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विद्वानों के आश्रयदाता। इनके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, तो इसी कारण इन्होंने कटिबंधु और कवि बांधव की उपाधि धारण की। सोमदेव जो इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें कि लव स्टोरी हैं बिसलदेव जो विग्रहराज थे उनकी और इंद्रपुर की राजकुमारी की। नरपति नाला जिन्होंने बिसलदेव रासों की रचना की, उनमें भी एक लव स्टोरी है। इस बिसलदेव रासों में भी एक लव स्टोरी है बिसलदेव और राजमती की। एक निर्माता के रूप में बिसलदेव ने अपने नाम बिसल से बिसलपुर कस्बा टोंक में बसाया, बिसलपुर तालाब का निर्माण टोंक में करवाया और गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सॉरी। एक निर्माता के रूप में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला अजमेर में निर्माण करवाई। उसी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अडाउद्दीन झोपड़े का निर्माण करवाया। ये अडाउद्दीन झोपड़ा जो है वो राजस्थान की ओल्डेस्ट मस्जिद भी हैं और राजस्थान का प्राचीनतम फारसी लेख भी इसी अडाउद्दीन की झोपड़े की दीवार पर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिकता के रूप में बिसलदेव कैसा था। तो ये शैव मत के अनुयायी थे, परंतु इन्होंने जैन आचार्य धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी या फिर 11 के दिन पशु हत्या पर बैन लगवा दिया। और नोट लगा के आपको लिखना है कि सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में पशु हत्या पर पूर्णतः बैन लगा दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे फेमस राजा चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जानते हैं। उन्होंने राय पिथौरा और दल बुंगल की उपाधि धारण की। इनका शासनकाल है 1177 से 1192 ईस्वी तक। इनका जन्म 1167 ईस्वी में अहिल्या पाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता थे सोमेश्वर, इनकी माता थी कर्पूरी देवी जो कि कलचुरी राजवंश से संबंधित हैं। इनकी पत्नी थी सहयोगिता। इनका पुत्र था गोविंदराज जिन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। इनके प्रधानमंत्री थे कदमवास जिन्हें कैमास के रूप में जानते हैं। सेनापति थे भुवनमल और घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। इन्होंने अजमेर में कला विभाग की स्थापना की, जिनके अध्यक्ष इन्होंने पद्मनाभ को नियुक्त किया। इन्होंने अपने नाम राय पिथौरा से पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया दिल्ली में, जिन्हें हम वर्तमान में दिल्ली का लाल किला के रूप में जानते हैं। इनकी प्रारंभिक विजय में हम सबसे पहले देखते हैं नागार्जुन का दमन। नागार्जुन का दमन 1177 ईस्वी में किया। जब ये राजा बने तो ये इनकी अल्प आयु थी, तो इन्हीं का अल्प आयु का फ़ायदा उठाते हुए इनके चाचा नागार्जुन ने गुड़पुर, जिन्हें हम गुड़गांव कहते हैं वर्तमान में, उस पर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय ने इसका दमन किया। उसके बाद भंडारकों का दमन हम देखते हैं। भंडारकों के दमन में क्या होता है, तो भंडारक एक सतलज के आसपास क्षेत्र में रहने वाली एक अतिक्रमणवादी जनजाति थी, जिन्होंने अतिक्रमण करते करते इस पृथ्वीराज के क्षेत्र में घुस गए। तो इनका दमन करने के लिए पृथ्वीराज ने सेना भेजी और सेना ने भंडारकों का दमन कर दिया। और उस सेना को लौटती हुई सेना पर महोबा के जो परमादिदेव चंदेल थे उन्होंने अटैक कर दिया। तो इसी कारण महोबा से भी मतलब ये जो चंदेल शासक परमादिदेव चंदेल थे, उनसे भी पृथ्वीराज जो है वो युद्ध करेगा। तो नागार्जुन ने पृथ्वीराज की अल्पावस्था का लाभ उठाते हुए गुड़पुर या फिर गुरुग्राम पर अधिकार कर लिया, जिसका कि दमन पृथ्वीराज ने किया। उसके बाद क्या हुआ, तो भंडारकों का दमन करते हुए पूर्वी ये जो भंडारक थे वो अतिक्रमणवादी जनजाति थी, जिन्होंने पृथ्वीराज के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज ने उनका दमन किया। परंतु लौटती हुई सेना पर महोबा के परमादिदेव ने हमला कर दिया और पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया और परमादिदेव और उनके जो सेनापति थे आला और उदल, उन दोनों को भी पराजित किया और महोबा पर अपना व्यक्ति पुंजन राय को नियुक्त किया और महोबा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं चौहान और चालुक्य संघर्ष।
चौहानों में शासक था पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, और चालुक्यों में शासन था मूलराज द्वितीय या फिर भीमदेव द्वितीय का। कारण क्या था? तो इनके संघर्ष का कारण, सबसे पहले कारण था नागौर पर अधिकार का प्रश्न। नागौर पर पृथ्वीराज भी अधिकार करना चाहता था और चालुक्य राजा मूलराज भी नागौर पर अधिकार करना चाहता था। और सेकंड कारण था सोमेश्वर की हत्या। मूलराज जो चालुक्य राजा था उसने सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे उनकी हत्या कर दी, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, आबू की राजकुमारी इक्षिणी से विवाह का प्रश्न। मूलराज द्वितीय जो इक्षिणी से विवाह करना चाहता था, परंतु जो इक्षिणी थी वो पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी, तो पृथ्वीराज ने इक्षिणी से विवाह कर लिया, जिसके कारण इन दोनों में फूट पड़ गई। उसके बाद युद्ध तो नहीं हुआ। जगदेव प्रतिहार जो परमादिदेव थे उन सॉरी मूलराज थे, उनके सेनापति थे, तो उन्होंने मध्यस्थता करते हुए इन दोनों में सुलह करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चौहान और गढ़वाल संघर्ष। चौहान में तो पृथ्वीराज तृतीय थे और गढ़वाल में शासक थे जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे। उनमें क्या फूट पड़ी? तो उनमें सबसे पहले फूट तो ये पड़ी कि दिल्ली पर अधिकार का प्रश्न। दिल्ली पर अधिकार किसका होगा, इसके प्रश्न में इन दोनों के मध्य लड़ाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है सहयोगिता का प्रेम प्रसंग। यह आपने कई मूवियों में देख लिया होगा, तो मैं कहानी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सहयोगिता के लिए एक स्वयंवर रचित किया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने पहुँच के सहयोगिता का किडनैप कर लिया। तो इस सहयोगिता की कहानी का मत में दो मत आते हैं। एक तो मत आता है कि सहयोगिता थी, उसका प्रतिपादन करने वाले थे डॉक्टर दशरथ शर्मा और समर्थन करने वाले थे सीवी वेद। और नहीं थी, मतलब सहयोगिता नहीं थी, ये एक सिर्फ काल्पनिक कहानी है। उसका समर्थन करने वाले हैं जीएच ओझा और आरएस त्रिपाठी। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चौहान और मोहम्मद गोरी का संघर्ष। मोहम्मद गोरी जो कि तुर्क आक्रांता था, उन्होंने गौर प्रदेश का शासक था। इसका रीज़न क्या था? तो तवर हिंद जो कि वर्तमान में भटिंडा के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उस पर मोहम्मद गोरी का अधिकार कर लिया। और ये जो भटिंडा था वो पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य क्षेत्र में आता था, तो इस कारण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन में युद्ध हुआ। तराइन का मैदान जो वर्तमान में करनाल हरियाणा में स्थित है, उस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज विजय हुआ और मोहम्मद गोरी पराजय हुआ। परंतु मोहम्मद गोरी ने मतलब अपनी जान की भीख मांगी और पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय तैयारी करने के बाद मोहम्मद गोरी फिर से पृथ्वीराज से लड़ाई करने वापस आया तराइन के सेकेंड युद्ध में 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजय हुआ। इसमें क्या हुआ? तो मोहम्मद गोरी ने एक चाल चली, उसने फेक संधि प्रस्ताव किमाव उल मुल्क द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा, जिससे कि पृथ्वीराज रिलैक्स हो गया और अचानक से मोहम्मद गोरी ने रात को अटैक कर दिया, जिससे कि पृथ्वीराज की पराजय हुई। और पृथ्वीराज को फिर क्या हुआ? तो पृथ्वीराज को ये गजनी ले गया और गजनी में पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। और जो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, उसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज ने मरते मरते चौहानों पर मोहम्मद गोरी पर शब्द बेदी वार से वार करके मोहम्मद गोरी को मार दिया। और उसके बाद चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज ने आपस में आत्महत्या कर ली। ये कहानी आप सभी को पता ही होगी। और इस पृथ्वीराज रासो की बुक को पूर्ण किसने किया? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई के जो पुत्र थे जलन, उसने पूर्ण किया। अब ये तो पृथ्वीराज रासो के मतलब पृथ्वीराज के दरबारी कवि द्वारा की गई। उसके बाद एक और बुक मिलती है तबकात ए नासिर, जो मिजानुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई। उसमें क्या हुआ? तो इसमें कहा गया कि सिरसा हरियाणा के पास तक ये पृथ्वीराज चौहान भागे और सिरसा में इसका कत्ल कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद एक और बुक आती है ताज उल मासीर, जो हसन निजामी द्वारा लिखी गई। उसमें कहा गया कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के अंडर नियुक्त कर दिया गया और पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी सालों तक मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया। अब कुछ बुक आती हैं, जिसमें सबसे प्रथम बुक आती है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जो कि दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई। उसमें भी यही कहा गया कि 1193-94 ईस्वी तक अजमेर से पृथ्वीराज के सिक्के मिले।
तो इसका यही रीज़न हो सकता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया होगा। अब सच्चाई क्या है वो तो वो जाने, परंतु हमें जो लिखा गया है उस पर यकीन करना होगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गोविंदराज को अजमेर दे दिया गया। मोहम्मद गौरी ने अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको शासन सौंपकर वापस गजनी चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक से गोविंदराज तृतीय ने अजमेर मांगा और अजमेर में टैक्स देके शासन करने की मांग की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर दे दिया। उसके बाद गोविंदराज को वहाँ पर आक्रमण ज़्यादा होने लगे, तो गोविंदराज ने अपने इंडिविजुअली मतलब रणथंभौर पर अपने चौहान वंश की स्थापना कर दी गई। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान है उसके दरबारी विद्वानों के बारे में देखते हैं। दरबारी विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है चंद्रबरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। उसके बाद जयानक भट्ट का नाम आता है, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। उसके बाद दरबारी विद्वानों में जनार्दन, विश्वरूप और विद्यावती गौड़ का नाम भी आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम रणथंभौर के चौहान भी पढ़ेंगे, नाडोल के चौहान पढ़ेंगे और जालौर के चौहान पढ़कर हम चौहान वंश का ये टॉपिक पूर्ण कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।